हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन अनफर्ल बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है cAMP यानी कि साइक्लिक एएमपी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हार्मोन आके रिसेप्टर यानी कि जीपीसीआर से बाइंड करता है, फिर वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। जी प्रोटीन आके जाके स्टिमुलेट करता है एडिनाइलिल साइक्लेज को। एडिनाइलिल साइक्लेज जो है वो अपनी एक्टिविटी दिखाता है और वो एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। यही हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी की जो सिंथेसिस है वो कैसे होती है। आज हम जो पढ़ेंगे वो साइक्लिक एएमपी के बारे में पढ़ेंगे, इसके पाथवेज पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ये कैसे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में वर्क करता है, इसके सिग्नल्स किस तरीके से वर्क करते हैं कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाए। इसके अलावा भी ये कहाँ कहाँ पे काम आता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये जो कैंप होता है ना, इसका एक्शन मेडिएट होता है बाय अ प्रोटीन काइनेज, जिसको हम प्रोटीन काइनेज ए या फिर कैंप डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज भी कहते हैं, या फिर हम इसे पीकेए भी कह सकते हैं। ये जो प्रोटीन काइनेज ए या पीकेए है, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1968 में हुई थी। वॉल्श एंड क्रैप्स ने किया था। तो ये तो हो गया थियोरेटिकल बात। अब बात करते हैं कि इसका जो सिग्नल का मैकेनिज्म है ना वो कैसे होता है। ये जो कैंप है ना, बेसिकली इसका वर्क ये होता है कि इस प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन ये कराएगा। तो जितना ज़्यादा कैंप होगा उतना ज़्यादा ये प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा और ये आगे जाके अपना काम करेगा ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में। जैसे कि मैंने कहा कि कैंप का वर्क क्या है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराना। तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है कैंप की, प्रोटीन काइनेज ए। कैसे, मैंने बताया कि कैंप जो है प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। अब एक्टिवेट होने से पहले यानी कि इनएक्टिव फेज में, इनएक्टिव स्टेट में प्रोटीन काइनेज ए कैसे प्रेजेंट होता है। ये एक टेट्रामेरिक यूनिट होती है, टेट्रामर प्रेजेंट होता है। ये टेट्रामर यानी कि 4 इसकी सब यूनिट्स होती हैं जो साथ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसकी कौन कौन सी होती हैं 4 सब यूनिट। 2 तो इसकी होती हैं रेगुलेटरी सब यूनिट और 2 होती हैं कैटालिटिक सब यूनिट। अब ये जो रेगुलेटरी सब यूनिट है और कैटालिटिक सब यूनिट है, ये आपस में जो है एलोस्टेरिक इंटरैक्शन या रेगुलेशन करते हैं। इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी का अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके की एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, तो वो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है। ठीक है, जो कैंप है ना वो आके इस रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करता है। जो साइक्लिक एएमपी है वो इस रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करेगा, दोनों से। उसके बाद क्या होता है, जो कैटालिटिक सब यूनिट है ना, ये इससे अलग हो जाती हैं, दोनों की दोनों अलग हो जाती हैं इससे। अब ये फ्री हो गई, तो ये जो फ्री कैटालिटिक सब यूनिट है इन्हें हम बोलते हैं कि ये एंजाइमेटिकली एक्टिव है। अब ये अपना जो फंक्शन है प्रोटीन काइनेज वाला, प्रोटीन काइनेज ए का, वो ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रोटीन काइनेज का फंक्शन क्या है, फॉस्फोराइलेट करना अपने टारगेट प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन काइनेज ए जो है अपने टारगेट प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है ऑन द सीरीन रेसिड्यूज। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब ये जो पीकेए यानी कि प्रोटीन काइनेज ए, इसकी जो कैटालिटिक सब यूनिट है इसको मैं पीकेए ही बुलाऊंगी। ठीक है, ये जो पीकेए है इसके अब 2 टारगेट हैं, 2 टारगेट एंजाइम्स है, मैं ये कह सकती हूँ, जिनको या तो ये एक्टिवेट करेगा या तो ये इनएक्टिवेट करेगा। ये क्या कर रहा है, ये फॉस्फोराइलेट कर रहा है। तो एक को तो ये फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव कर देगा और दूसरे को ये फॉस्फोराइलेट करेगा तो वो दूसरा वाला जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ये कौन से हैं 2, एक होता है फॉस्फोराइलेज काइनेज और दूसरा होता है ग्लाइकोजन सिंथेज। यानी कि पीकेए के 2 टारगेट एंजाइम्स हैं, प्रोटीन काइनेज ए के 2 टारगेट एंजाइम्स हैं। कौन कौन से, फॉस्फोराइलेज काइनेज और ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, ये जो पहला वाला है फॉस्फोराइलेज काइनेज, ये खुद भी एक प्रोटीन काइनेज है। ठीक है, अगर ये इनएक्टिव होता है, मतलब अगर ये इनएक्टिव है ना, तो मतलब इसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई है। आके पीकेए इसकी फॉस्फोराइलेशन करा देता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो फॉस्फोराइलेज काइनेज की फॉस्फोराइलेशन करता है पीकेए, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जो फॉस्फोराइलेज काइनेज है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ये फर्दर एक और चीज़ की फॉस्फोराइलेशन करता है जिसकी वजह से उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। यहाँ पे देखो, ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ना, ये इनएक्टिव है, अभी तक फॉस्फोराइलेटेड नहीं है और इनएक्टिव है। ये जो फॉस्फोराइलेज काइनेज जिसको पीकेए ने एक्टिवेट किया था ना, ये आके इस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है। कैसे, इसकी फॉस्फोराइलेशन करके। फिर ये जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ये ग्लाइकोजन की जो ब्रेकडाउन है उसमें वर्क करता है। जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जिसे हम कहते हैं, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को, उसका जो पहला स्टेप है जहाँ पे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है और बाकी की जो ग्लाइकोजन चेन है N-1 वाली वो बनती है, उस स्टेप में यही एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव होने के बाद वर्क करता है। कैस्केड देख रहे हो,
पीकेए ने किसको फॉस्फोराइलेट करा, फॉस्फोराइलेज काइनेज को, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो गया। अब ये फॉस्फोराइलेज काइनेज किसको जाके एक्टिवेट कर रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, उसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है, वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है वो क्या करता है, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में वर्क करता है। उसका जो पहला स्टेप है जहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, उसमें जाके वर्क करता है। एंड हेंस ये जो साइकिल है अल्टीमेटली क्या कर रही है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करिए। और हमने यही डिस्कस किया था कि जो कैम्प है वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में वर्क करता है। तो ये तो पहला एंजाइम था जिसको पीकेए जो है वो टारगेट करता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन के लिए, है ना। और किस तरीके से टारगेट करता है कि इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है ताकि ये एक्टिव हो जाए, फॉस्फोराइलेज काइनेज को। इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम है वो है हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज। इसके केस में उल्टा होता है, इसके केस में पीकेए जब इसको फॉस्फोराइलेट करता है ना तो ये इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट नहीं होता। तो जब ये बिना फॉस्फेट के प्रेजेंट है यानी फॉस्फोराइलेटेड नहीं है तो ये एक्टिवेटेड है। और जैसे ही पीकेए आके इसकी फॉस्फोराइलेशन करता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिवेट कर रहा है पीकेए, लेकिन क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज का काम है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में। ठीक है, तो इसको रोकेगा ताकि ग्लाइकोजन और बने ना। फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट कर रहा था ताकि जो भी ग्लाइकोजन हमारे पास प्रेजेंट है उसकी क्या हो जाए, उसकी ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि वो टूट जाए, वो क्या बना ले, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना ले। और ग्लाइकोजन ना बने उसके लिए वो क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन सिंथेज को रोक रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्लाइकोजन की कम होगी क्योंकि नया बनने नहीं दे रहा है, और जो बना था उसकी ब्रेक डाउन करवा रहा है, उसको तोड़ रहे हैं, उससे क्या बना रहे हैं हम, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली पीकेए का काम यही है कि ये जो ग्लाइकोजन है ना जो प्रेजेंट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ करना है। तो वापस से आते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज पे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जब फॉस्फोराइलेटेड नहीं है तो ये एक्टिवेट रहता है और ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है। जैसे ही पीकेए आके इसको फॉस्फोराइलेट करता है तो ये क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है ये इसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक रही है। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि ये बेसिकली ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। कौन कर रहा है, पीकेए। लेकिन पीकेए को एक्टिवेट किसने किया था, साइक्लिक एएमपी ने। तो अल्टीमेटली साइक्लिक एएमपी क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन की डिग्रेडेशन करा रहा है, या ये कह सकते हैं उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, कैस्केड देखो इवेंट्स का। पहले जो हमने डिस्कस किया था उसको रिकॉल करो। एपिनेफ्रिन आता है, जीपीसीआर को एक्टिवेट करता है, वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, फिर वो स्टिमुलेट करता है एडिनाइलिल साइक्लेज को, फिर सीएएमपी बनता है, पीकेए की एक्टिवेशन होती है, और फिर एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं या डीएक्टिवेट होते हैं। जैसे फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है उसको इन्होंने एक्टिवेट कर दिया था पीकेए ने, और ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट करके क्या कर दिया था, इनएक्टिवेट कर दिया था। तो मैंने ये चीज़ आपसे पहले कही थी कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है ना, जब रिसेप्टर से आके लिगेंड बाइंड करता है तो सेल के अंदर कुछ कैस्केड चलते हैं इवेंट के, यानी एक दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवें को, और ऐसे करते 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 सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, या फिर उसका जो भी टारगेट है सिग्नल का वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। यही चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो ये कैस्केड समझ में आ रहा है, एक लिगेंड था, एक रिसेप्टर था, उसके बाद बहुत सारे जीएस एक्टिवेट हुए, फिर बहुत सारे सीएएमपी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हुए। तो यहाँ पे जो सिग्नल एक लिगेंड से आया था वो सिग्नल किस तरीके से एम्पलीफाई हो रहा है, किस तरीके से 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना बढ़ रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन है इसके अलावा भी साइक्लिक एएमपी जो है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो वो देख लेते हैं एक बारी। एनिमल सेल्स होते हैं, जैसे मोस्टली जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर भी साइक्लिक एएमपी जो है जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने में वर्क करता है। जितना ज़्यादा cAMP उतना ही ज़्यादा उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा जिनके अंदर CRE यानी कि कैम्प रिस्पॉन्स एलिमेंट होंगे। यानी कि अगर मान लो किसी जीन के अंदर CRE यानी कैम्प रिस्पॉन्स एलिमेंट प्रेजेंट है और कैम्प की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है, तो ये वाला जो जीन है जिसके अंदर CRE प्रेजेंट है इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि कैम्प जो है वो इंक्रीज़ होगा तो वो पीकेए को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है कैम्प की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, वो पीकेए को जाके बाइंड करते हैं, कैटालिटिक सब यूनिट जो है वो डिसोसिएट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। अब एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगी, ये मूव करेगी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब ये जब एक्टिवेट हो जाती है ना तो ये इस काबिल हो जाती है कि ये न्यूक्लियस के अंदर चली जाए। न्यूक्लियस के अंदर जाके ये क्या करती है, ये जो जीन है ना जिसके पास CRE यूनिट है, जो मैंने कहा था कि जिस जीन के पास CRE यूनिट होगा वो कैम्प की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होने के बाद उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, है ना। तो ये जो CRE यूनिट है ना किसी भी जीन की, ये किसी एक
फैक्टर से बाइंड होती है जिसे हम बोलते हैं CREB। तो ये जो कैटालिटिक सब यूनिट इस न्यूक्लियस के अंदर आई है ना, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलोकेट हुई है, ये इस CREB को फॉस्फोराइलेट कर देगी, जो कि CRE से बाउंड है। फॉस्फोराइलेशन होगी CREB की, उसके बाद क्रैब की फॉस्फोराइलेशन के बाद को एक्टिवेटर्स आके इससे रिक्रूट करेंगे। को एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ावा देते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो जाए इसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैटालिटिक सब यूनिट ने क्रैब को फॉस्फोराइलेट किया, को एक्टिवेटर्स आके यहाँ पे रिक्रूट हो जाते हैं और उसके बाद क्या हो जाती है, जीन की ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। कौन से जीन की, जिसके पास CRE है। तो ये जो CRE कंटेनिंग जीन्स है ना, जिनके यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि प्रोलिफरेशन हो गई सेल की, सर्वाइवल हो गई, या सेल की डिफ्रेंसिएशन हो गई। इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो आगे जाके कंट्रोल होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या कैस्केड है, कैंप ने PKA को एक्टिवेट किया, वो न्यूक्लियस में चला जाता है, क्रैब को उसने फॉस्फोराइलेट करा, उसके बाद क्या हुआ, को एक्टिवेटर्स आके रिक्रूट हो गए और जीन की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि ये जो PKA होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है फॉस्फोराइलेशन करना, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए ना कि अगर इसने किसी मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट कर दिया तो वो परमानेंटली फॉस्फोराइलेटेड रहे, ऐसा नहीं चाहिए। अगर किसी जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है इसकी फॉस्फोराइलेशन करने की वजह से, तो हमें नहीं चाहिए कि उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होती रहे। अदरवाइज़ क्या होगा, अनलिमिटेड प्रोडक्ट बनता जाएगा, जो कि नहीं फेवरेबल होता बॉडी के लिए। हम लिमिटेड अमाउंट में प्रोडक्ट बनवाते हैं और फिर जब वो प्रोडक्ट उतना बन जाता है जितना हमें चाहिए, तो हम उस प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो PKA फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, इसको भी रिवर्स किया जाता है। बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो इस फॉस्फोराइलेशन को रिवर्स करने का, यानी उल्टा करने का, यानी डीफॉस्फोराइलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि प्रोटीन फॉस्फेटेजेस होते हैं, कुछ साइटोसोलिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन फॉस्फेटेजेस का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे देखो, ये कूपर से उठाया हुआ है। ये जो प्रोटीन है इसके अंदर सीरीन रेजिड्यूज़ हैं जिनको फॉस्फोराइलेट किया किसने, PKA ने। यही काम है उसका, वो फॉस्फोराइलेशन करता है, उसने फॉस्फोराइलेट किया। अब यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है या जो रेजिड्यू है या जो प्रोटीन है जो कि फॉस्फोराइलेटेड था PKA से, इसको डीफॉस्फोराइलेट करा जाता है। कौन करता है, फॉस्फेटेज करता है। क्या नाम है इस फॉस्फेटेज का, प्रोटीन फॉस्फेटेज 1। वो क्या करता है, इसको डीफॉस्फोराइलेट करता है। तो एक एंजाइम फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, उसकी डीफॉस्फोराइलेशन कर रहा है। तो इससे क्या होता है, बैलेंस मेंटेन हो जाता है ना, रेगुलेशन होती है फॉस्फोराइलेशन की। कौन कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे, प्रोटीन काइनेज A और प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 इन्वॉल्व है। अब देखो, ये जो कैंप है ना, अभी तक हमने यही देखा कि ये एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये PKA को जाके बाइंड करता है और उसकी कैटालिटिक सब यूनिट्स जो है वो उससे अलग होकर एक्टिवेट हो जाती है ना। इसके अलावा भी कैंप के फंक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी चीज़ में इन्वॉल्व है, PKA को एक्टिवेट करने में इन्वॉल्व है, नहीं। इसके अलावा भी इसके कुछ काम हैं, जैसे कि ये आयन चैनल्स को रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, जैसे कि स्मेल सेंसिंग होती है, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ऑडोरेंट रिसेप्टर्स, जो कि हमें स्मेल सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ऑडोरेंट रिसेप्टर्स, ये GPCRs होते हैं, यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, फिर वो एडिनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है, फिर वो कैंप बना देते हैं। तो हमारे इंट्रासेल्युलर कैंप की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हो गई इंक्रीज़। अब ये जो कैंप है ना, यहाँ पे इस तरीके से ऑर्गेनल रिसेप्टर से जब ये एक्टिवेट हुआ है, तो उसके बाद ये जाके प्रोटीन काइनेज A को स्टिमुलेट नहीं करता। ये क्या करता है, ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करने में वर्क करता है। ये Na पॉजिटिव चैनल्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उनको खोल देता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होती है और नर्व इम्पल्स जनरेट होने की जो शुरुआत होती है वो ये करने में हेल्प करता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, हमने देखा कि कैंप जो है वो क्या होता है और वो कैसे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के सिग्नल्स में वर्क करता है, वो कैसे PKA को एक्टिवेट करता है, उसके बाद PKA जो है वो फॉस्फोराइलेज काइनेज को फॉस्फोराइलेट करके एक्टिवेट कर देता है और ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट करके इनएक्टिवेट कर देता है ना। यही सब हमने देखा। उसके अलावा हमने देखा कि कैंप का क्या रोल है जीन ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन में। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन की रेगुलेशन में PKA यानी कि प्रोटीन काइनेज A और प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 वर्क करता है।